हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल गुरुवंता में। तो देखो प्यारे बच्चों, मैंने आपके लिए क्या समझाया था। अब तक मैंने आपको प्रश्नावली के 9 क्वेश्चन करा दिए हैं। तो अब ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 10 है। तो ये क्या करा है, ऐसा संबंध का उदाहरण दीजिए जो सम्मित हो, ना स्वतंत्र हो और ना संक्रामक हो। लेकिन सम्मित तो हो, ना तो स्वतंत्र हो और ना संक्रामक हो। हमें एग्जाम्पल देने हैं इनके लिए। तो एग्जाम्पल किस तरह से दे सकते हैं, मैं तुम्हें समझाता हूं। जैसे भाई, अब तक हमने क्या किया था, अब तक हमने क्वेश्चनों को सॉल्व किया था। जब सॉल्व किया था तो हमने स्वतंत्र, सम्मित और संक्रामक को क्या किया था, प्रूफ किया था कि स्वतंत्र है या संक्रामक है या नहीं है। लेकिन अब क्या, वही एग्जाम्पल हमारे लिए इसमें बताना है। तो कैसे बता सकते हैं, बड़ा आसान है। तो हम तुम्हें समझाते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई समुच्चय ए है, मान लेते हैं ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इसके अंदर 3 अवयव हैं किसी समुच्चय के अंदर। तो एक ऐसे संबंध का निर्माण करना है, इससे बड़ा तरीके से बताएंगे आपको बहुत अच्छी तरह। ऐसे संबंध का निर्माण करना है कि सम्मित हो लेकिन ना तो स्वतंत्र हो ना संक्रामक हो। तो हमें प्रॉपर्टी पता है, सम्मित की क्या प्रॉपर्टी है, स्वतंत्र की क्या प्रॉपर्टी है, संक्रामक की क्या प्रॉपर्टी। भाई इन 3 से 4 दिन यही तो पढ़ा रहे हैं। तो बड़ा सिंपल है कि तुम सम्मित कर दो, पहले तुम सम्मित को सिद्ध कर दो, स्वतंत्र और संक्रामक बताइए मत, इसमें बड़े आसानी से सिद्ध हो जाएगा। तो सबसे पहले सम्मित की प्रॉपर्टी क्या है। सम्मित की प्रॉपर्टी है कि 1,2 मैंने लिया तो इस रिलेशन के अंदर 2,1 भी होना चाहिए। तो मैं ले लेता हूं, एक लेता हूं जी 1,2 ले लेता हूं, और एक ले लेता हूं 2,1 ले लेता हूं। तुम चाहो अपने तरीके से 1,1 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि मैं 1,1 लेता हूं तो 1,1 मत लेना। 1,1 लेने का सीधा मतलब है कि ये 2 से शुरू होता है तो 1,1 आ जाएगा, ये संक्रामक की कंडीशन में आ जाएगा। तो तुम देखो सम्मित में क्या होता है 1,2 2,1 क्लियर। स्वतंत्र में क्या होता है 1,1 2,2 3,3 इसके अंदर होने चाहिए थे, नहीं है। संक्रामक में क्या होता है कि 1,2 से कोई वैल्यू शुरू होनी चाहिए 2,1, लेकिन फिर 1,1 इसके अंदर होना चाहिए था जो इसमें नहीं है। तो ना सम्मित है, स्वतुल्य ना तो ये स्वतुल्य है, ना ही ये संक्रामक है। ऐसा ही अन्य एग्जाम्पल लेते हैं तुम्हारे लिए। आगे नए एग्जाम्पल में मैं समझाता हूं। इन्हीं को मान लो, एक 1 मान लेते हैं, एक 2 मान लेते हैं, एक 3 मान लेते हो, कुछ ही मान सकते हो तुम। तो देखो फिर समझाते हैं तुम्हारे लिए। ये कह रहा संक्रामक हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो ना सम्मित हो। तो पहले मैं संक्रामक कर देता हूं। संक्रामक की क्या करता हूं, मैं करता हूं 1,2 क्लियर। मैं कर लेता हूं 2,3 मतलब 2 से शुरू होने वाला। फिर ये 1,3 ले लेता हूं, 1,3 ले सकता हूं इसमें 1,3। इसको मैं बंद कर देता हूं। तो देखो इसमें संक्रामक में कंडीशन क्या है 1,2 2,3 और 1,3। तो 1,3 है। स्वतुल्य में क्या होना चाहिए 1,1 2,2 3,3 नहीं है। सम्मित में क्या होना चाहिए 1,2 2,1 होना चाहिए तो नहीं है। 2,3 3,2 होना चाहिए, नहीं है। 1,3 है, 3,1 होना चाहिए, नहीं है। तो तीनों प्रॉपर्टी सॉल्व हो गई। थर्ड कंडीशन की बात करते हैं, रिलेशन इसमें बनाते हैं। ए बराबर फिर वही मान लो ए बराबर मान लो 1,2,3। फिर रिलेशन में क्या बनाना है, देखो रिलेशन बनाते हैं। ये कह रहा स्वतुल्य तथा सम्मित हो लेकिन संक्रामक नहीं। तो स्वतुल्य के लिए क्या करना है 1,1 होना चाहिए, बिल्कुल 1, मतलब जो प्रॉपर्टी बनानी है, स्वतुल्य बनाना है तो स्वतुल्य की सारी प्रॉपर्टी लिख दो। तो 1,1 बना लिया मैंने, 2,2 बना लिया मैंने, 3,3 बना लिया मैंने, क्लियर 3,3 बना लिया। तो मैंने स्वतुल्य की सारी प्रॉपर्टी लिख दी। अब क्या करना है, सम्मित की प्रॉपर्टी क्या है, मैंने मान लो 1,2 ले लिया तो 2,1 ले लो। इसके अंदर मैंने ले लिया 1,2 तो 2,1 ले लो। अच्छा, अब ये कह रहा है कि ये संक्रामक ना हो। संक्रामक ना होने का मतलब है कि यदि मैंने 1,2 लिया है तो ये क्या सम्मित हो गया, तो कहीं संक्रामक तो नहीं हो रहा, ये कहीं चेक कर लो इसको। 1,2 है, 2,1 है। तो अब मैंने तुम्हें बताया था, मैंने क्या बताया था 1,2 है, 2,1 है, तो 2 से शुरू हो रहा है। फिर ये वाला रिलेशन 1,1 ये इसके अंदर नहीं होना चाहिए लेकिन इसमें है। तो ये तो भाई संक्रामक भी है, ये तो संक्रामक की कंडीशन में भी जा रहा है। तो कोई और पद लो, 2,3 लो, इसमें लो 2,3 लो। तो अब क्या करेंगे देखो 1,2 फिर 2 से शुरू होने वाला 2,3
फिर इसमें 1,3 होना चाहिए। देखो 1,3 है, नहीं है। फिर इसमें 1,3 नहीं है भाई। 1,2 और 2,1 वाला रिलेशन तो इसके अंदर है 1,1, लेकिन 1,2 2,3 इसका भी इसमें मिलना चाहिए 1,3, तभी तो ये संक्रामक होता। जब वैल्यू जहां पर खत्म हो रही है फिर वहीं से शुरू हो रही है, जैसे 1 2 से शुरू हो रहा है, 2 1 से 2, फिर अगली वैल्यू 2 से शुरू हो रही है, तो फिर ये हर कीमत में इसमें 1,3 होना चाहिए था, तभी वह संक्रामक है। तो बिल्कुल ये संक्रामक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 1,3 नहीं है। समझाने के लिए लिख देता हूं 1,3 नॉट इक्वल टू आर। इसमें 1,3 नहीं है। तुम देख लो कहीं पे 1,1। ये जरूरी नहीं है कि 1,1 से ही ये स्वतंत्र संक्रामक हो जाएगा, लेकिन अगली प्रॉपर्टी यदि इसमें बनी हुई है कि भाई 1,2 2,3, तो 1,3 इसके अंदर आना चाहिए, तभी यह संक्रामक होगा। तो संक्रामक नहीं है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात कर ले, स्वतंत्र तथा संक्रामक किंतु सम्मित ना हो। तो बिल्कुल कोई बात नहीं है, ऐसे ही दर्शा देते हैं सबके लिए। 1,2,3 ले लिया हमने। रिलेशन बनाते हैं। देखो रिलेशन तुम कुछ ऐसा दिमाग कुछ नहीं इतना खर्च नहीं करना है कि क्या करना है, स्वतुल्य। स्वतुल्य में क्या, स्वतुल्य बना लो। पहले स्वतुल्य बना लेते हैं जी। 1,1 2,2 और 3,3 पहले बना लो। जो स्वतुल्य संक्रामक व सम्मित में से कुछ भी बोलता है, तो जो बनाने के लिए बोलता है पहले उसे बना लो। उसके बाद कह रहा संक्रामक। संक्रामक बना लो जी, संक्रामक बना लो। हम कर देते हैं जी, यहाँ पे हम कर लेते हैं 1,2 कर लेते हैं 1,2 और 2,3 से शुरू कर देते हैं 2,3 से। अब इसमें 1,3 होना चाहिए, इसमें 1,3 होना चाहिए, तो 1,3 लिख लो, 1,3 लिख लो। अब इसमें ये देखो कि हमारे पास में 1,2 है, 2,3 है, तो 1,3 है, 1,3 है, संक्रामक हो गया। किंतु सम्मित ना हो। लेकिन सम्मित में देखो उल्टा तो नहीं है कहीं, 1,1 2,2 3,3 1,2 2,1 नहीं है, 2,3 3,2 नहीं है, 1,3 3,1 नहीं है, बिल्कुल ये सम्मित नहीं है। अब नेक्स्ट लास्ट लेते हैं तुम्हारा 1,2,3 में सबको इसी से समझा देता हूं तुम्हारे लिए। आर इक्वल टू संबंध बनाते हैं, आर इक्वल टू संबंध बनाते हैं। तो क्या करें, सम्मित बना दो भाई। पहले तो 1,2 ले लो, 2,1 ले लो, सम्मित बना दिया। संक्रामक हो, संक्रामक बना दो भाई, संक्रामक बना दो। 1,2 ले लिया, 2,3 ले लो, 2,3 ले लो, और 1,3 ले लो, 1,3 ले लो, 1,3 ले लो, 1,3 ले लिया। अब क्या कह रहा है, स्वतुल्य ना हो, तो स्वतुल्य का लो ही मत। 1,1 2,2 3,3 कुछ भी मान लो, तो ये स्वतुल्य नहीं होगा। तो मैंने सभी के सभी रिलेशन आपको बड़ा बेहतरीन तरीके से समझा दिए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं करता हूं, लेकिन यहां पर यदि किसी को प्रॉब्लम या डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो। देखो नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन समझाते हैं बेहतरीन तरीके से। यह करा कि सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं, समतल में स्थित कोई भी बिंदु हो सकते हैं, वह बिंदु आर में इस प्रकार है कि एक्स, क्यू है, कोई बिंदु भी हो सकते हैं। इस प्रकार है कि बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी तथा बिंदु क्यू की मूल बिंदु से दूरी समान है, तब द्वारा प्रदत्त समतुल्यता संबंध है। तो पहले तो ऊपर वाला ही पोर्शन देखो, तुम्हें समझाते हैं तरीके से। तो सबसे पहले समझाता हूं मैं तुम्हारे लिए। पहले मैं तुम्हें ए लिख लेता हूं, ए क्या है, ए लिख समझा देता हूं। ये समुच्चय है किसका, ये समुच्चय किसी समतल में स्थित सभी मूल बिंदु समान बिंदुओं का। तो ये लिखता हूं, किसी समतल में स्थित बिंदुओं, समतल में स्थित समस्त बिंदु, समस्त कर देता हूं, समस्त बिंदु मूल बिंदु से समान दूरी पर हैं। यह समुच्चय में तुम्हें दिया हुआ है कि समतल में स्थित समस्त बिंदु, जो समस्त बिंदु हैं वो मूल बिंदु से समान दूरी पर हैं, क्योंकि जिसमें बिंदु P भी है, जिसमें बिंदु Q भी है, जो मूल बिंदु से समान दूरी पर है। ये तुम्हारे समतल में उपस्थित सभी बिंदु हैं, उनका समुच्चय तुम्हारे लिए दिया हुआ है। फिर ये रिलेशन में क्या कह रहा है,
तो रिलेशन में क्या कह रहा है, तो रिलेशन में भी कह रहा है कि मूल बिंदु से समान दूरी पर है। तो मान लेते हैं कि समस्त बिंदु मूल बिंदु से समान दूरी पर है, ये हमने एक समतल में मान लिया, लेकिन रिलेशन में मानता हूं, रिलेशन में कुछ नहीं, पहले रिलेशन में समझाने के लिए मैं तुम्हें एक डायग्राम बनाता हूं थोड़ा और तरीके से समझने के लिए। ये तुम्हारा एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, ये क्या होता है, ये होता है तुम्हारा मूल बिंदु। अच्छा, मूल बिंदु, ये होता है तुम्हारा मूल बिंदु। अच्छा, इस मूल बिंदु को मैं ओ से दर्शा देता हूं, और मूल बिंदु पर जो निर्देशांक होते हैं वो होते हैं 0,0। क्या होते हैं, 0,0। ये वाले निर्देशांक हैं 0,0। तो ये कह रहा है बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, मैं मान लेता हूं बिंदु P यहां पे है, और बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी, ये मान लेता हूं बिंदु Q है ये वाला, और कोई भी और भी बिंदु मान लेता हूं, मैं R मान लेता हूं, लो ये वाला मैंने R मान लिया। इन सभी बिंदुओं की जो दूरी है इस मूल बिंदु से समान है। इस मूल बिंदु से इस बिंदु P की दूरी भी समान है, इस मूल बिंदु से Q की दूरी भी समान है, इस मूल बिंदु से R की दूरी भी, और भी सारे बिंदु हो सकते हैं। तो हमें क्या सिद्ध करना है, स्वतुल्य के लिए सिद्ध करना है। सबसे फर्स्ट मैं करता हूं कि जो बिंदु P है वो किस में आ रहा है, ये बिंदु P किस में, A में है। समुच्चय ए क्या है, सभी बिंदुओं का समुच्चय। तो P, P बिलोंग R, रिलेशन में भी संबंध करेगा। तो इसमें रिलेशन में है क्या कि बिंदु P, बिंदु P, की मूल बिंदु से दूरी समान है। इसका मतलब यह है कि P एक बिंदु है, वही बिंदु P, जब इस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी समान है तो फिर दोबारा P की इसी मूल बिंदु से दूरी समान ही होगी। तो कैसा संबंध हो गया, ये स्वतुल्य है। एक प्रॉपर्टी मैंने सिद्ध कर दी। सेकंड बात करते हैं कि मान लो ये P और Q है, तो PQ बिंदु मान लेते हैं कि P, Q अवयव है तुम्हारे समुच्चय A के। तो P, Q बिलोंग किस में करेगा, R में। इसका मतलब है, इसने कहा भी है कि इसमें क्या कह रहा है कि बिंदु P, Q की मूल बिंदु से दूरी समान है। यही कंडीशन तो है जो इसने दे रखी है, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी और बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी समान है। तो मैंने भी सिद्ध कर दी है बात, यही लिख दी। Q, P, तो Q, P लेकर देखता हूं जो बिलोंग कर रहा है R में। तो बिंदु Q, P की मूल बिंदु से दूरी समान है। इसका मतलब है कि जब P और Q की मूल बिंदु से दूरी समान है, यदि मैं ये बोलूं कि Q और P की मूल बिंदु से दूरी समान है तो बात तो एक ही है, क्योंकि बिंदु तो दो ही है ना, P और Q। तो हम ये कह सकते हैं क्या संबंध है, सममित है ये। अच्छा, अब बात कर लेते हैं जी थर्ड की बात कर लेते हैं। तो थर्ड में क्या कह रहा है, ये हमने मान लिए कि A में X, P, Q, R 3 बिंदु हैं समुच्चय के अंदर। समुच्चय A में क्या है, P है, एक Q है और एक R है। 3 बिंदु मैंने मान लिए तो मैं समझाने के लिए। तो रिलेशन ये है संक्रामक का कि P, Q बिलोंग R। इसका मतलब क्या है, P, Q बिलोंग R मतलब P की Q की मूल बिंदु से दूरी समान। P व Q, देखो यहां पे वा भी कह सकते हैं, यहां पे मैं P, Q लिखा है तो तुम एक मत समझना, वा P व P ये समझना, ये लिखना P व Q, ऐसे अलग अलग लिखोगे तो समझ में आएगा। अच्छा, ये लिख सकते हैं Q व P अलग अलग, क्योंकि तुम कुछ और समझोगे। P व Q की मूल बिंदु से दूरी समान है। मूल बिंदु से दूरी समान है, P व P की मूल बिंदु से दूरी समान है,
क्यू पी व क्यू की और पी क्यू व पी की, ऐसे ही पी व क्यू की। तो क्यू अब कर रहे हैं क्यू आर, क्यू कॉमा आर, इसका बिलोंग कर रहे हैं आर में। तो फिर करते हैं क्यू व आर की मूल बिंदु से दूरी समान है। जब पी क्यू की क्यू आर की तो पी आर की भी होगी, पी कॉमा आर, पी कॉमा आर की, आर करेगा बिलोंग आर में, तो क्या होगा पी व आर की मूल बिंदु से दूरी समान है। भाई इसकी भी मूल बिंदु से दूरी समान है, इसकी भी, जब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर हो ही जाएगा। तो हम कहेंगे कैसा संबंध है, संक्रामक, संक्रामक, संक्रामक है। तो कैसा संबंध है, अतः यह एक तुल्यता संबंध है। ये मैंने तुम्हारी प्रॉपर्टीज आप यहां तक जो है सिद्ध कर दी तुल्यता संबंध के बारे में। फिर ये क्या करा है, पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P जो कि मूल बिंदु पर नहीं है से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक वृत्त को निरूपित करता है। इसका क्या मतलब है, इसके सेकंड पार्ट की जब बात करते हैं, सेकंड पार्ट की चित्र से ही समझा देना, ज्यादा इसमें थ्योरी मत लिखना, क्योंकि थ्योरी लिखने से काम जो है इसका क्वेश्चन भी बहुत बड़ा हो जाएगा, ज्यादा समझाएंगे तो इसका आंसर भी बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये हमारे पास x है, ये y है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास में 0,0 मूल बिंदु है। और इस मूल बिंदु से मान लो ये कह रहा है बिंदु P मूल बिंदु पर नहीं है, इसका मतलब बिंदु P मूल बिंदु पर नहीं है, तो मूल बिंदु से बाहर है थोड़ा। तो इससे क्या है, मैंने मान लिया ये बिंदु P यहां पर है, बिंदु P यहां पर है। फिर कह रहा है कि सभी बिंदुओं का समुच्चय, अब भाई जो P बिंदु है, ऐसे सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाता है। मैं मान लेता हूं कोई बिंदु Q है, मैं मान लेता हूं कोई बिंदु R है, कोई बिंदु S है, कोई बिंदु M है। तो ये क्या कर रहे हैं, इनका जो है R से होकर जाते हैं। ये यहां पे मैं एक वृत्त बना देता हूं, यहां से मैं एक वृत्त बनाता हूं। तो तुम देख पा रहे हो कि P से होकर जाने वाले सभी बिंदुओं का जो समुच्चय वह क्या कर रहा है, एक वृत्त को निरूपित करते हैं जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। इन सभी का केंद्र, ये क्या, ये R भी देखो यहां पर ही है, ये S यहां पर है, ये M यहां पर है, इन सभी का केंद्र मूल बिंदु पर है। यही बात तो हम सिद्ध कर रहे थे, हमने तुम्हें चित्र के माध्यम से इसका सेकंड पार्ट बता दिया, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं बताना है और यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। तो थैंक यू सभी स्टूडेंटों के लिए, यहाँ तक का काम कंप्लीट करो। और ये टेंशन ना लेना है, समुच्चय के बाद में जो प्रश्नावली तुम्हारी चलेगी, जो मैथ में चलने वाला है, उसको हम बहुत डिटेल से तुम्हें समझाएंगे। क्योंकि इसमें क्या है, इसमें कोई कैलकुलेशन तो है नहीं, इसमें क्या है, पूरा का पूरा ये थ्योरेटिकल है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।